बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो लेक्चर है आज का, ये आप डबल लेक्चर्स को समझें। मैं इसमें स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग को डिस्कस करूँगा। प्रीवियस 2 लेक्चर जो हैं वो सैम्पलिंग थ्योरी पे थे। उसमें मैंने आपको सैम्पलिंग थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए। उसके बाद आपको सिंपल रैंडम सैम्पल ड्रा करना बताए और उनसे सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, सैम्पल मीन जो है उनको हमने बनाना सीखा और उस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमने स्टडी की। अब रियल लाइफ में हमारे पास प्रॉब्लम ये होता है कि पैरामीटर्स अननोन होते हैं। जैसा मैंने शुरू से ही स्टैटिस्टिक्स के इस कोर्स में आपको थ्रू आउट ये बात हर टॉपिक के हवाले से बताई है कि जो चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं उसको पॉपुलेशन लेवल पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, उसको सैम्पल लेवल पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन जब पॉपुलेशन की स्टडी करना हो तो प्रैक्टिकली ये आसान नहीं होती। इस पर बहुत ज़्यादा कास्ट आ जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व होता है, बहुत से रिसोर्स चाहिए होते हैं और ज़्यादातर हम सैम्पल बेस्ड स्टडी ही करते हैं। ज़ाहिर है जब सैम्पल बेस्ड स्टडी करेंगे तो उसमें कंप्लीट पॉपुलेशन इन्वॉल्व नहीं होती, हमारे पास मुकम्मल डाटा जो वो अवेलेबल नहीं होता और अक्सर सैम्पल का साइज़ जो है, यानी जितनी चीज़ों को हम अपने सैम्पल में इंक्लूड करते हैं, जितने मेंबर्स को हम अपने सैम्पल में स्टडी करते हैं, ये पॉपुलेशन की निस्बत तादाद के लिहाज से भी बहुत थोड़े होते हैं। यानी सैम्पल साइज़ पॉपुलेशन साइज़ से काफ़ी छोटा होता है। तो अब एक सैम्पल से हासिल करदा नतीजा या किसी करैक्टरिस्टिक की वैल्यू, उसको हमने स्टैटिस्टिक का नाम दिया हुआ है और पिछले सैम्पलिंग के चैप्टर में हमने उसी स्टैटिस्टिक को ही, यानी एक स्पेशल स्टैटिस्टिक सैम्पल मीन लिया, उसको स्टडी किया था। इसकी वैल्यू जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर भी हो सकती है, उससे डिफरेंट भी हो सकती है। एक्चुअली स्टैटिस्टिक जो है ये एस्टीमेट करता है पैरामीटर को, सैम्पल डाटा की बुनियाद पे ये पैरामीटर को एस्टीमेट करता है। अब हो सकता है कि आपका जो एस्टीमेट है वो ट्रू पैरामीटर के क्लोज हो सकता है उससे दूर हो। अक्सर हमारे पास इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ सकता है जिसमें पॉपुलेशन पैरामीटर के मुतालिक हमारी कोई राय होती है, हमारा कोई ख्याल होता है, कोई ओपिनियन होता है कि उसकी वैल्यू इतनी हो सकती है और चूँकि हम पॉपुलेशन को स्टडी कर नहीं रहे होते, कर नहीं सकते यूँ कह लें, तो हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं होता कि उसके पैरामीटर की वैल्यू क्या है। एक सस्पेक्टेड वैल्यू, हमारा ख्याल होता है कि इस पैरामीटर की वैल्यू इतनी हो सकती है। ये जो हो सकती है अभी बात कर रहे हैं, ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है। हम इस बात को जांचना चाहते हैं कि हमारा ये जो मफरूज़ा है, फ़र्ज़ की हुई कीमत है, क्या ये ट्रू है या ये फ़ाल्स है। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है, स्टैटिस्टिक्स की वो ब्रांच है जो हमें इस काबिल करती है कि हम सैम्पल डाटा लें, सैम्पल डाटा से पॉपुलेशन के पैरामीटर को जो कि अननोन है उसको एस्टीमेट करें और फिर उस एस्टीमेटेड वैल्यू की बुनियाद पे अननोन पैरामीटर की किसी वैल्यू के बारे में किसी क्लेम को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें, किसी हाइपोथेसिस को, किसी मफरूज़े को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें कि क्या वो उस सैम्पल डाटा की रोशनी में ट्रू है या उस सैम्पल डाटा के मुताबिक वो जो हाइपोथेसिस है वो फाल्स है। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बुनियादी तौर पे ये चीज़ है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये आपके पास एक तरीकाकार है जिसकी मदद से आप सैम्पल के रिजल्ट्स को जनरलाइज करते हैं पॉपुलेशन के लिए। एक ब्रॉड सेंस में डेफिनेशन दी गई है कि सैम्पल के नताइज की जनरलाइजेशन करना पॉपुलेशन के लिए, यानी उसको इम्प्लीमेंट करना पॉपुलेशन पे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपके पास एक इंडक्टिव टेक्निक है। इसमें आप कोई क्राइटेरियन डिफ़ाइन कर देते हैं, जिस क्राइटेरियन की बुनियाद पे आप हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। और हाइपोथेसिस क्या है? किसी पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कोई गिवन स्टेटमेंट, उसे आप एक हाइपोथेसिस कहते हैं। और इसकी एक्सेप्टेंस रिजेक्शन की जो बुनियाद है वो आपका सैम्पल एविडेंस है, यानी सैम्पल का डेटा है या सैम्पल डेटा की बेस पे कैलकुलेट किया हुआ स्टैटिस्टिक है। आप यूँ समझ लें कि आपको किसी कंट्री में लोगों की एवरेज इनकम का इल्म नहीं है या किसी केमिकल रिएक्शन में आपको उसका एवरेज रिएक्शन टाइम एग्जैक्टली नोन नहीं है, आप उसको गेस करते हैं अपने सैम्पल डाटा की मदद से और फिर आप कोई क्लेम करते हैं जी कि रिपीटेडली अगर आप इसको
परफॉर्म करते हैं, इस रिएक्शन को बार बार आप कहीं अप्लाई करते हैं, तो ऑन दी एवरेज ये इतने टाइम में ये रिएक्शन होता रहेगा। इसकी जो कभी ज़्यादा टाइम लग सकता है, कभी कम लग सकता है, लेकिन इसका एवरेज टाइम जो रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड जो वो इतना होगा। तो अब अननोन ज़ाहिर है किसी भी सिचुएशन में जितनी दफ़ा भी रिएक्शन करवाने हैं इसकी तादाद लामहदूद है, आपको कभी भी पॉपुलेशन पैरामीटर जो वो नोन नहीं होगा। या आप यूँ कह लें कि क्रॉप यील्ड है किसी कंट्री की, तो आपने हर खेत में से कोई वज़न तो नहीं करना गंदम का, हम उसको गंदम को ले लेते हैं, तो एग्जैक्ट पैदावार कितनी है और कितने एकड़ में गंदम काश की गई थी, और फिर आप वो तमाम पैदावार के वज़न को एकड़ों की तादाद से तकसीम करके एग्जैक्टली नहीं निकालते कि फ़ी एकड़ पैदावार जो वो कितनी है। तो वो आप सैंपल ही लेते हैं, सैंपल की बुनियाद पे आप एक गैस निकालते हैं कि जी ये फ़ी एकड़ पैदावार इतनी ओवरऑल हो सकती है, और ये एक पैरामीटर जो है वो अननोन है, और सैंपल की बुनियाद पे आप उसका एक एस्टीमेट दे रहे हैं। उसी एस्टीमेट को आप यूज़ कर सकते हैं अपने इस क्लेम को चेक करने के लिए कि जो आप पॉपुलेशन के बारे में, यानी जो ओवरऑल आप मुल्की सतह पे फ़ी एकड़ गंदम की पैदावार के बारे में एक बात कर रहे हैं, वो किस हद तक दुरुस्त है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, मैं इनको जल्दी जल्दी गो थ्रू कर देता हूँ, इनको आपने याद कर लेना है, और इसी से रिलेटेड जो है वो MCQs इसके हवाले से पूछे जा सकते हैं। पहला है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है ये कोई स्टेटमेंट होती है पॉपुलेशन पैरामीटर के मुतालिक, और ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन होती है, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि दुरुस्त हो, आपको इसे वेरीफाई करना पड़ता है कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है इज़ इट ए ट्रुथ और इट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट, इज़ इट ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये टेंटेटिव थ्योरी भी होती है, यानी थ्योरी के अंदर कोई चीज़ फ़र्ज़ की गई होती है, किसी साइंटिफिक थ्योरी में कोई चीज़ ली जाती है। हाइपोथेसिस जो है ये दो तरह के होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस होता है और एक आपके पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस जो है ये अमूमन नो डिफरेंस जो है इसको ज़ाहिर करता है, या नो चेंज, या जो आप चीज़ शो करना चाहते हैं ये उसको कंसिडर नहीं करता। मसलन आप कहते हैं जी कि एक मेडिसन दूसरी मेडिसन, हमने एक मेडिसन बनाई है वो दूसरी मेडिसन से बेहतर है, तो नल हाइपोथेसिस कहेगा जी कोई फ़र्क नहीं है, पहले वाली मेडिसन और बाद वाली मेडिसन एक जैसी है। दो मुख्तलिफ़ किस्म की खाद है, तो एक कंपनी ए बनाती है, एक कोई दूसरी कंपनी बी बनाती है, तो रिसर्च कंपनी बी करके अपनी बुनियाद पे ये कहती है जी कि हमारी खाद जो है वो औसतन ज़्यादा बेहतर पैदावार देती है पहली कंपनी के निस्बत। तो नल हाइपोथेसिस कहेगा कि नहीं ऐसी कहानी है, ये दोनों एक जैसी हैं। तो नल में अमूमन हम नो डिफरेंस या नो इफ़ेक्ट इस चीज़ की बात करते हैं, या हम कहते हैं कि बस ये एक जैसी है, ये स्पेसिफिक चीज़ है, इससे हट के कोई चीज़ नहीं है। मसलन ये सपोज कर दिया जाए जी एवरेज क्रॉप यील्ड जो है वो 40 मन फी एकड़ है, तो ना इससे ज़्यादा है ना इससे कम है, लेकिन इसके उलट जो होगा उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो कंट्राडिक्टरी हो, कोई हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस से कंट्राडिक्टरी हो। तो नल हाइपोथेसिस जो होता है इसके अंदर आमतौर पर एक इक्वलिटी का साइन किसी न किसी सेंस में होगा, ये इक्वल, लेसर इक्वल या ग्रेटर और इक्वल की सेंस में होगी, और इसकी नोटेशन जो है वो आपके पास होगी H0, और एग्जांपल्स दी गई हैं H0, नॉट मींस नल, H0 नल हाइपोथेसिस। नल इसको इसलिए भी कहते हैं कि इट माइट बी रॉन्ग, आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो, डाटा हो सकता है ये इंडिकेट करे कि आपने ये बात फ़र्ज़ की है, ये बात दुरुस्त नहीं है, तो ये नल हाइपोथेसिस इस सेंस में भी कहलाता है। और ये म्यू इक्वल टू 38 यानी एवरेज है, किसी पॉपुलेशन का मीन जो है वो 38 है, या ये है कि दो पॉपुलेशन हैं, एक का मीन μ1 है, दूसरे का मीन μ2 है, और इनका डिफरेंस जो है वो लेस और इक्वल टू 10 है। यानी आप यूँ कह लें कि कोई ये क्लेम कर देता है कि पॉपुलेशन ऑफ मेल स्टूडेंट्स का मीन μ1 कह दें, पॉपुलेशन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स को आप μ2 कह दें, और फिर ये कहें कि मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा 10 का फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता। तो ये मतलब एक लिमिटेड फिक्स डिफरेंस की, या एक अप टू सर्टन लेवल या बिलो सर्टन लेवल की बात हो रही है, तो इसमें अल्टरनेट उसका उलट होगा। अच्छा, मसलन H0 कह देता है जी रो इज़ इक्वल टू 0,
कोरिलेशन है ही नहीं, दो वेरिएबल्स हैं, ये हमने पीछे याद करें कि रिग्रेशन कोरिलेशन का चैप्टर पढ़ा था, तो हम कहते हैं जी कोरिलेशन है ही नहीं, या एच नॉट बीटा इज इक्वल टू जीरो, रिग्रेशन नहीं है, यानी रिलेटेड नहीं है वेरिएबल, तो ये नल हाइपोथेसिस। तो कोई भी स्टेटमेंट जो इसकी कॉन्ट्रेरी होगी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाएगा। इसको टेक्निकली हम रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। ये वो चीज़ होती है जो हमारी रिसर्च की अचीवमेंट होती है और हम उसको सिग्निफिकेंट साबित करना चाहते हैं, उसको इम्पॉर्टेंट साबित करना चाहते हैं, और ये नल हाइपोथेसिस के अपोजिट होती है। और इसमें अमूमन नॉट इक्वल, लेस या ग्रेटर का साइन होता है। मसलन अगर नल हाइपोथेसिस में इक्वल है तो अल्टरनेट में नेचुरल उसका कंप्लीमेंट जो है, यानी उसका उलट जो है, वो नॉट इक्वल बनता है। अगर एच नॉट में लेसर इक्वल है तो अल्टरनेट ग्रेटर का बनेगा। अगर नल में जो है वो ग्रेटर इक्वल है तो अल्टरनेट जो वो लेस का बनेगा। तो मसलन इनके जो ऊपर नल हाइपोथेसिस लिखे हुए हैं उनके नीचे अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो वो लिखे गए हैं। एम्पिरिकल एविडेंस समझ लें कि अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो कंक्लूड करते हैं कि सैम्पल डाटा ने इतनी मालूमात न्यूमेरिकल यानी नंबरों की बुनियाद पर इतनी मालूमात हमें मुहैया कर दी है, इतना सबूत मुहैया कर दिया है कि जो रिसर्च हाइपोथेसिस की फेवर करता है। तो नल हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस, या जिसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। और रिसर्च हाइपोथेसिस को, जिसको कि हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं, अमूमन एक रिसर्चर की इंटरेस्ट ही होती है कि उसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू साबित हो, उसकी फेवर में कंक्लूजन आए, क्योंकि उसने अपनी तरफ से कोई ना कोई इंप्रूवमेंट की होती है। मसलन अगर दो कंपनियों में से, जैसे मैंने खाद की मिसाल दी, कंपनी बी का क्लेम है कि हमारी खाद बेहतर है, यानी एवरेज ज़्यादा देती है पैदावार, तो लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर फ़र्क ही को नहीं पड़ता किसी को कंपनी ए वाली खाद इस्तेमाल करें या बी वाली खाद इस्तेमाल करें। तो या जो दो कैटलिस्ट है, एक कंपनी कहती है जी कि हम हमारा कैटलिस्ट यूज़ करें, दूसरी कहती है हमारा कैटलिस्ट यूज़ करें जो है अपने रिएक्शन में, और वो कहती है जी हमारा कैटलिस्ट ज़्यादा प्योर है, तो नल हाइपोथेसिस होगा कि उनकी प्योरिटी लेवल एक ही है। अल्टरनेट में अगर ये प्रूव हो जाता है कि जी कंपनी बी जो है उसका कैटलिस्ट जो है वो ज़्यादा प्योर है, तो फिर उनका ज़ाहिर है आप प्रेफर करेंगे कैटलिस्ट के कंपनी वन का आप ना इस्तेमाल करें, ज़्यादातर कोशिश करें कि कंपनी बी का जो है वो कैटलिस्ट जो है आप यूज़ करें। तो ये नीचे इन्होंने इसका एक आपस में कंट्रास्ट दिया, ये वही चीज़ है जो ऊपर हमने लिखी है। और एक बात याद रखनी है कि हाइपोथेसिस जो है वो हमेशा पैरामीटर के मुतालिक होता है, स्टैटिस्टिक नोन होता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक जो है वो अवेलेबल सैम्पल से कैलकुलेट किया जाता है, ये अननोन नहीं होता। हम जो चीज़ अननोन होती है वो पैरामीटर ही होती है, क्योंकि आपको पॉपुलेशन जो है उसको स्टडी करने का मौका नहीं मिलता, कंप्लीट डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए पैरामीटर ही अननोन होता है। जो आपका स्टैटिस्टिक है ये हाइपोथेसिस डिफाइन नहीं करता, या ये हाइपोथेटिकल नहीं होता। अच्छा, इसके बाद हाइपोथेसिस सिंपल हो सकता है। सिंपल हाइपोथेसिस जैसे हाइपोथेसिस कहते हैं जिसमें एक एग्जैक्ट डेफिनेट वैल्यू जो है वो पैरामीटर की फिक्स कर दी जाए, जैसे म्यू इक्वल टू 38 है, रो इक्वल टू 0 है, या बीटा इक्वल टू 0 है। और एक आ जाता है फिर इसमें, ये इसमें टी टेबल है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। कंपोजिट हाइपोथेसिस आ जाता है, ये एक स्टेटमेंट होती है जिसमें कोई सिंगल वैल्यू क्लेम नहीं की जाती और इसमें एक रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं। जैसे नॉट इक्वल जब कह देते हैं कि म्यू नॉट इक्वल टू 38, एवरेज 38 नहीं है, तो इसमें ग्रेटर की पॉसिबिलिटी भी आती है, इसमें लेस की पॉसिबिलिटी भी आती है। ग्रेटर तो भी कितनी ग्रेटर है, बहुत सी वैल्यूज़ हैं। लेस कितनी लेस है, कई सी वैल्यूज इसमें पॉसिबल नहीं, यानी आपके पास कोई एक यूनिक क्लियर कट फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती जिसको आप कहें कि इस वैल्यू की आप बात कर रहे हैं। तो इसमें अमूमन नॉट इक्वल, ग्रेटर इक्वल टू, लेसर इक्वल, लेस, ग्रेटर, लेस, ये सारे साइन जो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस कंपोजिट हाइपोथेसिस को शो करते हैं। और नल हाइपोथेसिस हो सकता है सिंपल हो सकता है कंपोजिट हो, लेकिन अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है ये हमेशा एक कंपोजिट हाइपोथेसिस जो वो होता है। और यहाँ अब कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ये सारी की सारी जो आपके पास कंपोजिट हाइपोथेसिस की एग्जांपल हैं, जैसे म्यू लेस देन 0.38 है, या रो इज इक्वल टू 0 है, या म्यू इक्वल नॉट इक्वल टू 38 है, सॉरी पाई इज इक्वल टू लेस देन 0.38 है, म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 38 है, बीटा नॉट इक्वल टू 0 है, रो नॉट इक्वल टू 0 है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सिंबल दी जाती है H1, ये ऊपर मैं डिस्कस करना भूल गया कि जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम अलामत देते हैं H0 की, और अल्टरनेट को आम तौर पर H1, लेकिन कुछ किताबों में इसका जो सिंबल है वो HA भी है, A फॉर अल्टरनेटिव। फिर आ जाती हैं कि जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, ज़ाहिर है हाइपोथेसिस वैसे भी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, तो उसमें आप नल हाइपोथेसिस में आप पैरामीटर की कोई वैल्यू के बारे में वैल्यू फ़र्ज़ करते हैं कि इतनी हो सकती है,
अब उसके बारे में जो मफरूज़ा आप कायम करते हैं, हो सकता है वो सही हो। इसी तरह अल्टरनेट के बारे में बात करते हैं, हो सकता है वो सही हो। अब अगर तो नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्चुअली ट्रू है और आप कंक्लूड करते हैं कि वो ट्रू है, तो आपका डिसीजन ठीक है। अगर आपका H1 ट्रू है और आप H1 को एक्सेप्ट करते हैं, यानी आप ये आपका डाटा शो कर देता है कि H0 फॉल्स है और H1 ही ट्रू है, तो ज़ाहिर है H1 एक्चुअली भी ट्रू है और आपके डाटा ने भी इंडिकेट कर दिया, तो ये भी करेक्ट डिसीजन है। अलबत्ता दो तरह के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। H0 ट्रू है, आप उसको रिजेक्ट कर दें। H0 एक्चुअली ट्रू है लेकिन आपका डाटा उसके बारे में सफिशेंट सपोर्ट ना प्रोवाइड करे और वो रिजेक्ट हो जाए, या H1 जो है वो आपके पास फॉल्स है, H1 जो है वो फॉल्स है और वो एक्सेप्ट हो जाए। ये दो तरह की एरर्स हैं, ट्रू H0 रिजेक्ट हो जाए या फॉल्स H0 एक्सेप्ट हो जाए। तो टाइप 1 एरर क्या होता है कि अगर हम ट्रू H0 को रॉन्गली रिजेक्ट कर दें, H0 ट्रू है, रिजेक्ट कर दिया, यानी रॉन्ग रिजेक्शन है ना, बनता तो वो ट्रू था, उसको एक्सेप्ट होना चाहिए था लेकिन वो रिजेक्ट हो गया, ये टाइप 1 एरर कहलाती है। और टाइप 2 एरर होती है कि आप रॉन्गली, इसको नल हाइपोथेसिस की सेंस में भी आप कह सकते हैं, आप रॉन्गली नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लें कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होना चाहिए था, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये टाइप 2 एरर कहलाती है। तो अब इसमें टाइप 1 एरर की सादा सी मिसाल है इनोसेंट को सजा दे देना, और टाइप 2 एरर क्या क्या है, गिल्टी को इनोसेंट डिक्लेयर कर देना, गिल्टी को इनोसेंट डिक्लेयर कर देना। तो अब आप के पास ये जो चीज़ आ रही है इसकी एग्जांपल्स भी नहीं दे रही। टाइप 1 एरर जो है इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, ज़ाहिर है डिसीजन मेकिंग में चांसेस होंगे कि आपसे टाइप 1 की एरर कमिट हो जाए या आपसे टाइप 2 की एरर कमिट हो जाए। टाइप 1 एरर की जो एरर कमिट करने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस हैं, इसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, और टाइप 2 एरर की जो कमिट करने के चांसेस हैं इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब इसमें टाइप 1 एरर ज़्यादा सीवियर होती है कि मतलब एक बेगुनाह बंदा जो उसको सज़ा मिल जाए, गुनाहगार एक दफ़ा छूट गया फिर कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर एक चीज़ ट्रू है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है और वो रिजेक्ट हो जाता है, तो ये चीज़ ज़्यादा नुकसानदेह है। मसलन इसकी आप यूँ समझे ना कि आप दो वेरिएबल्स के दरमियान समझते हैं कि आपस में रिलेशन। नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि इस केमिकल का दूसरे केमिकल पे कोई इफेक्ट नहीं है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट नहीं है, नल हाइपोथेसिस ये कहता है। और एक्चुअली इफेक्ट हो भी ना, एक्चुअली इफेक्ट उसमें हो भी ना, और आप उसको बजाय एक्सेप्ट करने के रिजेक्ट कर दें, तो फिर क्या फ़र्ज़ कर लेंगे जी रिलेशन है, जबकि रिलेशन तो हकीकत में है ही नहीं। आप खामखा उस पर आगे उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, वो यूज़लेस होंगी। मतलब एक मेडिसन है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, नल हाइपोथेसिस कहते हैं इसका इफेक्ट ही कोई नहीं है, लेकिन ये नल हाइपो, और हकीकत में इस दवाई का इफेक्ट होता भी ना हो उस डिजीज़ में, तो लेकिन आपका टेस्ट गलत तौर पे इंडिकेट कर देते जी नहीं ये बात गलत है, इसका इफेक्ट ना होने वाली बात गलत है, तो फिर लोग खामखा उसको इस्तेमाल करते रहेंगे हालांकि वो इफेक्टिव नहीं होगी। तो ये चीज़ है। ये जो टाइप 1 एरर की प्रॉबिलिटी है इसको एक स्पेशल नेम दिया जाता है, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है, और इसकी जो वैल्यू है ये हम कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, अल्फ़ा से इसको डिनोट करते हैं, और आम तौर पर जो इसकी डिफ़ॉल्ट या कॉमनली यूज्ड वैल्यू आप कह लें वो 5% होती है। अच्छा, 1 माइनस अल्फ़ा जो है ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहलाता है, ये कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, कॉन्फिडेंस और सिग्निफिकेंस। अच्छा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर जैसे मैंने पहले बता दिया कि उसको बीटा से डिनोट करते हैं। अब अल्फ़ा वर्सेस बीटा इसको छोड़ दें, पावर ऑफ टेस्ट को छोड़ दें, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। टेस्ट स्टेटिस्टिक, ये आपके पास सैम्पल डेटा का या सैम्पल ऑब्जर्वेशन का कोई फंक्शन होता है जिसकी कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन होती है अंडर नल हाइपोथेसिस। ये किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और उस प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स वही होते हैं जो नल हाइपोथेसिस के होते हैं, जो नल हाइपोथेसिस में स्टेट किए गए होते हैं। और ये जो फंक्शन होता है सैम्पल ऑब्जर्वेशंस का, इसकी बुनियाद पर हम ये डिसीजन कर सकते हैं कि क्या एक गिवन पैरामीटर के बारे में जो स्टेटमेंट दी गई, यानी जो हाइपोथेसिस इस्टेब्लिश किया गया है, डिफाइन किया गया है, वो
ट्रू है या फाल्स है। अमूमन मुख्तलिफ़ तरह के हम टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज़ करते हैं, उनमें एक जेड स्टेटिस्टिक है, एक टी है, एक काई स्क्वेयर है, एक एफ है। इन चारों को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। साइज़ ऑफ टेस्ट को छोड़ दें, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट से क्या मुराद है कि अगर दो चीज़ों का फ़र्क इतना है कि उसको निगलेक्ट ना किया जा सके, वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस कहलाता है। मसलन आप ये समझें कि आप कहते हैं जी कि एवरेज हाइट बच्चों की, स्टूडेंट्स की है जी 5.5 फुट, ये बन जाता है इंचज़ के लिहाज से आप कह लें 66 इंचज़ एवरेज है। अब ज़ाहिर है कुछ की हाइट ज़्यादा भी होगी, कुछ की हाइट उससे कम होगी। अब फ़र्ज़ करें कि सैम्पल में एवरेज इंडिकेट होती है 73 इंचज़। अब आप क्लेम कर रहे हैं कि एवरेज जो है वो 66 है, तो फ़र्क है बहुत ज़्यादा। तो क्या ये जो 66 और 73 का फ़र्क है ये निगलेक्ट किया जाए, इग्नोर किया जाए, या कि आप इसको समझते हैं कि इतना ज़्यादा फ़र्क है कि इसकी बुनियाद पे हमें ये बात ही रद्द कर देनी चाहिए, रिजेक्ट कर देनी चाहिए कि एवरेज हाइट 66 है, एवरेज हाइट 66 से ज़्यादा है, हमें इस बात पे चला जाना चाहिए। तो ये सिग्निफिकेंस का कॉन्सेप्ट है। अब ज़ाहिर है सैम्पल से वैल्यूज़ जो हैं, जो एवरेज आएगी वो डिफरेंट आएगी। यहाँ से कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है रिजेक्शन रीजन का। अब अगर 66 एवरेज हमने अज्यूम की है या फ़र्ज़ की है और 68 या 64 आ जाती है, तो कुछ ज़्यादा या कुछ कम वो बाई चांस हम अज्यूम कर सकते हैं कि सैम्पल की वजह से आ गई है। तो अगर एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा फ़र्क बढ़ जाए, यानी ज़्यादा बड़ी एवरेज आ जाए या ज़्यादा कम एवरेज आ जाए, तो फिर हमें डाउट होगा, फिर हम इस बात के बारे में शक व शुबात का शिकार हो जाएंगे कि वो जो 66 वाला क्लेम है ना वो सही नहीं है, मीन जो है ना मुख्तलिफ है। तो वो वैल्यूज़ जिनमें से जब आपकी सैम्पल से कोई वैल्यू आती है तो हम नल हाइपोथेसिस की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करते। हम कहते हैं कि नहीं, क्लेम बेशक ये किया गया है लेकिन सैम्पल में जो वैल्यू आई है वो क्लेम्ड वैल्यू से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो वो रेंज जिनमें से वैल्यूज़ आने की सूरत में हम उनको काफ़ी मुख्तलिफ तस्वर करें, वो क्या कहलाता है, रिजेक्शन रीजन, और इसको क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। या इसको यूँ कह लें कि ये चूँकि ज़ाहिर है अब हम टेक्निकली बात करेंगे तो वैल्यूज़ की बजाय उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो वो रीजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कि जिस रीजन में से वैल्यू आए और उन वैल्यूज़ के आने की सूरत में हम नल हाइपोथेसिस को मानने से इनकार कर दें, वो रिजेक्शन रीजन है या क्रिटिकल रीजन है। और बाकी वाला रीजन जो है वो आपका एक्सेप्टेंस रीजन जो है वो कहलाता है।